वेलकम टू के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस लेसन नंबर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बोझों तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल में इतना आनंद निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था ये। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बोझों ने यह जानना चाहे कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न प्रतीक पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन रेखा को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति अथवा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीकों को ध्यान से देखिए। क्या वो आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों में के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत अवयव। विद्युत सेल प्रतीक ये रहे। विद्युत बल्ब ये रहा। स्विच ऑन ऑफ स्थिति में स्विच ऑन स्थिति में स्विच ऑफ स्थिति में बैटरी, संयोजी तार, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में कुछ विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों के एक साथ
दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं? ऐसे इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल में धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। चित्र 10.3 बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्राय इन पर प्लस तथा माइनस का चिन्ह अंकित होता है। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छाले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। 10.4 ये रहा। दो या दो से अधिक सेलों को बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाज़ार से भी खरीद सकते हैं तथा इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। एक और प्रकार का सेल होल्डर किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 10.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचें। पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं? तब फिर इनमें बैटरी को क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र ये रहा। क्रियाकलाप 10.1 चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया जाता है। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है? जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है तो वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। चित्र 10.7 में एक विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि को अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है? चित्र 10.7 में दर्शाए गए आरेख। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 10.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है?
चित्र 10.9 अन्य परिपथ आरेख। क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है या परिपथ तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु तथा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। यदि स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तो सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चेतावनी, विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। यह अत्यधिक तप्त होता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति में कभी भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करें। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चित्र 10.2। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 10.3। चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रॉन तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रॉन का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। सावधान, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तप्त होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। अपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। चित्र 10.11a। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन
अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन संधारित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्ततप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। 10.11 खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक हीटर किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विरुद्ध कुछ विद्युत संधारित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। चित्र 10.12 ये विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया। वो जो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया, पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापन, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संधारित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत संधारित्र का अवयव देखा है? विद्युत इस्त्री का तापन अवयव ये यदि आप किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। विद्युत क्रियाकलाप 10.4 जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोन तार के स्थान पर इस्पात ऊर्ड स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊर्ड के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घर में बर्तनों को साफ करने तथा यह किराने की दुकान पर उपलब्ध होता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन ये ऊष्मा भी देते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्ति नालिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा संहत प्रदीप्ति लैंप CFLs इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्ति बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रदीप्ति लैंपों की तुलना में LED विद्युत धारा का उपयोग कम करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब विद्युत दक्ष है और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ये LED बल्ब ऐसे विद्युत संधारित्र तथा गैजेट का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। नोट: प्रतिदीप्ति नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। विद्युत साधन में उपयोग होने वाला फ्यूज, ये रहा फ्यूज। दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊर्ध्व के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात ऊर्ध्व का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। चित्र 10.14। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इन सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो वह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा, अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति अथवा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 10.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 10.15 दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत भाग के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर। सावधान: कभी भी मुख्य परिपथ में से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज में तुलना कर सकते हैं। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघुपतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर ISM चिन्ह अवश्य देखिए। ये रहे MCBs। सावधान: सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव: उपयोग की जा चुकी माचिस के डिब्बे की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत धारा के कुछ फेरे लपेटिए।
ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र छोर सिरों का चित्र 10.17 में दिखाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की कोई चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखता हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? हैंस क्रिश्चियन वर्स्टैंड। इसी प्रकार के परीक्षण ने हैंस क्रिश्चियन वर्स्टैंड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। चित्र 10.18 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा अथवा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। विद्युत चुंबक लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कील अथवा लगभग 76 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 10.9 विद्युत चुंबक दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लगाइए। निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं? याद रखिए किसी इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेन के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत घंटी
हम सभी विद्युत घंटी से भलीभांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 10.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। प्रमुख सब बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघुपतन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सोल्डर, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापीय प्रवाह, विद्युत का चुंबकीय प्रवाह, कुंडली। आपने क्या सीखा? विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। तथापि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस प्रकार कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेशर सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कार के बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।